हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे साझेदारी या पार्टनरशिप के ऊपर। तो देखिए साझेदारी होती क्या है, साझेदारी का अर्थ क्या है। तो देखिए साझेदारी का अर्थ क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी व्यक्ति है जैसे कि आप, तो आप क्या करेंगे, आप एक व्यापार करते हैं। आपने एक व्यापार चालू किया, ये व्यापार आप अच्छे से कर रहे थे, प्रॉपरली आपकी एक दुकान थी और आप इस दुकान में अपना व्यापार कर रहे थे बड़े आराम से, बड़े अच्छे से आपका व्यापार चल रहा था। कस्टमर आते थे और आपसे सामान लेते थे और वो चले जाते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, आपका व्यवहार और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी थी कि आपके कस्टमरों की संख्या क्या होने लग गई, बढ़ने लगी। कई सारे कस्टमर आपके यहाँ पर आने लगे। अब आप केवल अकेले, ठीक है। कुछ कस्टमर आपकी दुकान पर आते हैं और आपसे कहते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बट मैं क्या हूँ, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरे पास मैं आ नहीं पाता हूँ। मैं तकरीबन आपसे, आपकी शॉप से 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ सर, मुझे वहाँ से चलकर आना पड़ता है। आप ऐसा करिए ना, कुछ फैसिलिटी लाइए। या कुछ कस्टमरों का ये कहना होता है कि उन्हें घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता है क्योंकि आपकी दुकान का साइज क्या है, छोटा है और आप अकेले, आप कितना मैनेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि अगर मैं इस तरह से काम करूंगा, मतलब छोटी सी दुकान लेकर के अगर आप काम करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर हमारे क्या हों, हमसे चले जाएं और वो कोई और दुकान से कोई और प्रोडक्ट ना ले लें। तो अब आप ये सोच ही रहे थे कि क्या करें, एक बड़ी दुकान ओपन कर लेते हैं, बट इस बड़ी दुकान को संभालेंगे कैसे। ठीक है, एक ये विचार आया आपके मन में। दूसरा विचार क्या आया आपके मन में कि एक शॉप जो है दूसरे एरिया में खोल देते हैं। तो ये आपका विचार आया। बट आपको ये लगा कि एक बड़ी दुकान को संभालने के लिए अगर मैं एम्प्लॉय रखूंगा तो एम्प्लॉय हो सकता है उतने ईमानदारी से काम ना करें, क्योंकि उन्हें तो क्या है, उन्हें सैलरी मिल रही है। तो हो सकता है कि ये जो एम्प्लॉय रखा जाए ये उतने ईमानदारी से काम ना करें, या यहाँ पर एक दुकान खोली गई, यहाँ पर भी यही स्थिति रहे कि जो एम्प्लॉय है वो उतने ईमानदारी से काम ना कर सके। दूसरा दूसरा ये है कि एक ये शॉप खोलना और एक ये शॉप खोलना काफी खर्चे का काम है, मतलब काफी इसमें क्या लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अब आपने ये सोचा कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, ये शॉप, एक नई शॉप खोलने का पैसा, ये वाली एक और शॉप खोलने का पैसा जो हम काफी दूर खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर हमारे 50 किलोमीटर दूर भी हैं उनको भी हम क्या कर पाए, अपने प्रोडक्ट देख पाए। एक तो ये था। दो तीन कस्टमर उसमें ये आए कि देखिए, अरे सर आप क्या करिए, आप ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप क्या बेच सकते हैं, आजकल सब चीज ऑनलाइन चल रही है। कैसी चल रही है, ऑनलाइन। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचिए। अब मिस्टर ए की समस्या ये थी कि मिस्टर ए को सब ऑफलाइन में तो अपना व्यापार अच्छे से चलाना आता था, बट ऑनलाइन में उनको चलाना नहीं आता था। तो कई सारी समस्या थी कि ये इतने पैसे आएंगे कहाँ से। दूसरा, ऑनलाइन अगर व्यापार करना है तो ऑनलाइन का उन्हें ज्ञान नहीं था, तो उन्हें लगता था कि ऑनलाइन कौन करेगा हमारा यह व्यापार। तो ये सारी इनके पास समस्या थी। ये समस्याओं को लेकर के चिंतन कर रहे थे, मतलब उसके बारे में सोच रहे थे कि कैसे ये सब चीजें सही होंगी, कैसे मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, ये जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये कैसे करूंगा। उतने ही देर में उनके पास क्या आया, उनके एक फ्रेंड आए, फ्रेंड जो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, जिनका नाम था बी। बी आए, उन्होंने देखा कि मिस्टर ए आज थोड़ी चिंता में दिख रहे हैं, तो उन्होंने पूछा मिस्टर ए से कि दिक्कत क्या है। तो उन्होंने अपनी ये सारी दिक्कतें बता दी कि मेरे कस्टमर तो कई सारे हैं, बट मैं उनको अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उनको अच्छे से सही समय उनको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। कई कई घंटे मेरे यहाँ पर आकर के वो खड़े रहते हैं और तब जाकर के उन्हें प्रोडक्ट मिलता है। मैं सोच तो रहा हूँ एक नई बड़ी शॉप खोल लूँ, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक दूर भी शॉप खोलने का विचार आया कि ताकि जो 50 किलोमीटर दूर कस्टमर है उनको भी मिल जाए मेरे प्रोडक्ट आसानी से, तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। कई कस्टमर बोलते हैं कि आप ऑनलाइन कर लीजिए हमारा व्यापार, तो हम कहीं बहुत दूर भी रहते हैं तो भी हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बट मेरे को ये सब आता नहीं है। तो ये सारी बातें बड़े आराम से कौन सुन रहे थे, मिस्टर बी सुन रहे थे। फिर मिस्टर बी ने कहा कि देख भाई, ऑनलाइन तेरे को पता है कि मेरे को शुरू से ही ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का मन रहता था, इंटरेस्ट रहता था, तो मुझे ऑनलाइन का तो ज्ञान है, तो ये सारा काम मैं करवा दूंगा, ऑनलाइन वाला सारा काम मैं करवा दूंगा। और रही बात पैसों की, तो मैं सोच ही रहा था कि कुछ नया व्यापार चालू करूं। तो तुम्हारा ये व्यापार काफी अच्छा चल रहा है, इतने अच्छे कस्टमर हैं, तो क्या मुझे अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके साथ जुड़ जाऊं। मिस्टर ए को लगा कि दोस्त मेरा बचपन का है और काफी अच्छा है,
तो क्यों ना किसी और व्यक्ति से लोन लिया जाए या किसी और व्यक्ति को हमारे साथ जोड़ा जाए, तो क्यों ना मिस्टर बी को ही साथ में ले लिया जाए। तो समझ में आया। तो अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर के क्या करेंगे, अपने अपने पैसे लगा दिए। मिस्टर बी लेकर के आ गए, क्या थोड़े पैसे लेकर के आ गए और उन्होंने दुकान शॉप खोलने का निर्णय लिया। ये भी शॉप बना ली। ऑनलाइन व्यापार किसने देख लिया, ऑनलाइन व्यापार मिस्टर बी ने देख लिया। और इस प्रकार से दोनों लोग क्या करने लगे, साथ में काम करने लगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है। तो ये जो दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में, कि मिस्टर बी आए, मिस्टर बी ए के साथ एसोसिएट हुए और दोनों मिलकर के फिर नई शॉप खोली। ऑनलाइन बिजनेस मिस्टर बी देख रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस मिस्टर ए देख रहे हैं। तो इनका बेसिक पर्पस क्या है, यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, वो है प्रॉफिट कमाना। वो क्या है, वो है प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, लाभ को कमाना, कि हम लाभ कमा सकें। क्या यहाँ पर मिस्टर बी का उद्देश्य ये था कि नहीं मैं जो यहाँ पर कस्टमर है यहाँ पर इनकी सेवा कर सकूं, नहीं। इनका उद्देश्य क्या था कि भैया मैं और नया व्यापार करता और प्रॉफिट कमाता, तो क्यों ना ये वाला ही बिजनेस चालू किया जाए, वो प्रॉफिट कमाया जाए। तो इनका उद्देश्य ये है। तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो अगर कोई भी दो व्यक्ति मिलकर के अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, तो ही हम उसे क्या कहेंगे, तो ही हम उसे कहेंगे साझेदारी। क्या कहेंगे, तो ही हम उसे कहेंगे साझेदारी। अगर मिस्टर बी और मिस्टर ए, ये आपने समझा। अब मिस्टर बी और मिस्टर ए मिलकर के क्या सोचते हैं, मिस्टर बी और मिस्टर ए दोनों दोस्त हैं, दोनों मिलकर के एक दिन संडे को बैठते हैं साथ में और ये सोचते हैं कि क्यों ना अब हमारे पास भी, मैं भी काफी अच्छे पैसे कमा रहा हूं, तुम भी काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, चलो दोनों मिलकर के एक काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम हर संडे जाएंगे, हम हर संडे क्या जाएंगे, हर संडे मिलकर के दोनों पैसे मिलाएंगे। मान लीजिए दोनों ने सोचा कि हर संडे मैं भी 1000 रुपये लगाऊंगा और तुम भी 1000 रुपये मिलाना। इस प्रकार से हम 2000 रुपये लेंगे और किसी भी अनाथालय या गरीब लोगों की क्या करने जाएंगे, मदद करने जाएंगे, जितना बन सकेगा हमसे उतना। तो इन्होंने यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, दोनों लोग मिल रहे हैं, दोनों लोग मिल गए हैं। दोनों लोग कौन, मिस्टर बी और मिस्टर ए। दोनों लोग क्या कर रहे हैं, पूंजी भी कर रहे हैं। क्या, पूंजी, पूंजी भी लगा रहे हैं। और तीसरा वो क्या कर रहे हैं कि देखिए संडे के दिन एक एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब एक एक्टिविटी का नाम क्या है, जो गरीब लोग हैं, जो अनाथालय में रहते हैं या जो गरीब लोग हैं, उनके पास जाकर के क्या करना, उनकी मदद करना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या है, हेल्प करना। क्या उद्देश्य है, हेल्प करना, मतलब उन्हें खाना दे देना, इस प्रकार का काम। क्या यहाँ पर इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पर उद्देश्य कि नहीं हम अब गरीब लोगों को कुछ सेवा देकर के प्रॉफिट कमा लेंगे, नहीं। यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना, लाभ अर्जन करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो क्या हम इस दोनों लोगों को मिलकर के, ये जो दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, क्या इसे हम साझेदारी कह सकते हैं, क्या इसे हम पार्टनरशिप कहेंगे कि ये दोनों मिलकर के, क्योंकि यहाँ भी दो ही लोग हैं, तो क्या इसे हम साझेदारी कह सकते हैं, तो हम इसे साझेदारी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इसे साझेदारी, क्योंकि ये दोनों लोगों का उद्देश्य क्या है, दोनों लोगों का उद्देश्य मिलकर के प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो डिफरेंशिएशन है, जो दो लोग मिलकर के काम करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि व्यापार करना, और उस व्यापार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस व्यापार का उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। तो अगर दो लोग मिलकर के प्रॉफिट कमाने के लिए कोई व्यापार कर रहे हैं, तो फिर हम उन दोनों लोगों को जब मिलकर के वो काम करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, साझेदारी कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस लाइन को, साझेदारी का अर्थ, कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अब हमारे यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति कौन थे, ए और बी, लाभ कमाने के उद्देश्य से। उनका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर देखिए दोनों ही लोगों का जो बेसिक पर्पस है, दोनों लोग मिलकर के क्या काम करना चाह रहे हैं, नई फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजी क्या, नई दुकान खोल रहे हैं, नई शॉप खोल रहे हैं, नया बिजनेस इन्होंने चालू किया है। क्या, ऑनलाइन बिजनेस। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। क्या उद्देश्य है इसका, इसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। आपस में व्यापार करने का क्या करते हैं, समझौता करते हैं। अब देखिए समझौता करने का मतलब क्या है, इंप्लाइड है। यहाँ पर दोनों लोग, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्या एक प्रॉपरली एग्रीमेंट करा था जब हमने जो एग्जांपल इसमें समझा था, नहीं।
तो यहाँ पर क्या है, गर्भित अनुबंध है। गर्भित अनुबंध का मतलब होता है इम्प्लाइड, कि दोनों अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं कि दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, उन्होंने अपने एक्ट से, अपनी काम के तरीके से मान लिया कि दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा आप दोनों लोग बांटेंगे। तो इस तरह के अनुबंध को क्या बोलेंगे, गर्भित अनुबंध। मतलब एक रियल अनुबंध, मतलब एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ है, तो उसे हम कहेंगे गर्भित अनुबंध। जब यही बात ये क्या करते हैं, एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसमें लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि मिस्टर बी जो है वो 10 लाख रुपए लगाएंगे, मिस्टर ए जो है वो 15 लाख रुपए लगाएंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको दोनों किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 के रेशो में बांटेंगे, क्या क्या किसको अधिकार रहेंगे, क्या क्या किसकी लाइबिलिटी रहेगी। ऐसे प्रॉपरली एक एक चीज डिफाइन की जाती है उस डॉक्यूमेंट में, और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे फिर हम, उसे कहा जाएगा रिटन एग्रीमेंट। क्या कहा जाएगा, रिटन एग्रीमेंट। मतलब प्रॉपरली हमने क्या करा, एक एक चीजों को यहाँ पर रिटन लिख दिया है। आगे हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो ये कौन सा एग्रीमेंट है, ये है लिखित समझौता। तो जब ये बात ना हो, जब प्रॉपरली लिखी हुई बात ना हो, एक एक चीजों को डिफाइन नहीं किया जाए, लिखित रूप में ना हो, केवल क्या हो, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, गर्भित अनुबंध या इम्प्लाइड एग्रीमेंट। समझे। आपस में व्यापार करने का क्या होता है, समझौता करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, साझेदारी कहते हैं। उनके द्वारा जो व्यापारिक संस्था स्थापित की जाती है उसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। मतलब जब दोनों लोग मिलकर के कोई व्यापार इस्टेब्लिश करेंगे और उसका कोई नाम होगा, तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा साझेदारी फर्म। और जिसके साझेदार कौन है, जिसके साझेदार है मिस्टर बी और मिस्टर ए। ठीक है। अब देखिए, व्यवसाय का रूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने, जैसे क्या यहाँ पर क्या कर रहे थे, फुटकर व्यापार चला रहे थे, तथा उससे होने वाले लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांटने का क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। अब निश्चित अनुपात मतलब एक प्री डिफाइंड रेशो, समटाइम्स क्या होता है, प्री डिफाइंड कर देते हैं। जैसे हमारे इस एग्रीमेंट में हमने बोला कि अगर लिखित एग्रीमेंट होता है तो इनका रेशो क्या था, इनका रेशो था 1:1 का। ठीक है। या ये चाहते तो ये भी कर सकते थे कि 2:3 का। मतलब टोटल 5 भाग में से 2 भाग किसके होंगे, ए के होंगे, और 3 भाग किसके होंगे, बी के होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपने रेशो को कि किस अनुपात में हम जो है प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत साझेदारी को परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो साझेदारी, जो हमारी साझेदारी करते हैं हम, उसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर एक इजी क्वेश्चन एग्जामिनर को पिक करना होगा आपके एग्जाम के लिए, तो यही क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। क्या पिक कर सकते हैं कि भारतीय साझेदारी के ऊपर कौन सा अधिनियम लागू होता है। एकदम इजी है, बट क्वेश्चन एग्जाम में इजी भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, पेपर को एक जैसा रखने के लिए। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इजी पूछा जाए तो उसमें हमसे गलतियां ना हो, हम उसे क्या करें, सही करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें। तो सही क्वेश्चन करने के लिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, पर सही क्वेश्चनों पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जब क्वेश्चन इजी आते हैं तो हम क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इजी आता है तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या पेपर इजी दिखने लग जाता है, या हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि हमें पेपर अच्छा लगने लग जाता है, इजी लगने लग जाता है, तो हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो कई बार इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पता होते हुए भी थोड़ा हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जो इजी क्वेश्चन लगे, तो थोड़ा सा उसे पॉज लें अपने आप में और प्रॉपरली एक बार रीड करें और फिर उसका आंसर दें। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 किसके ऊपर लागू होता है, साझेदारी के ऊपर लागू होता है। ये क्या कहते हैं कि साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए क्या होते हैं, सहमत होते हैं। मतलब दोनों एग्री हो गए। जैसे हमारे इस एग्जांपल में ए और बी क्या हो गए, एग्री हो गए। सहमत होने का मतलब एग्री हो गए। जो उनके द्वारा या उनमें सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे साझेदार हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए अब ये ए और बी तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बी क्या संभालेंगे, यहाँ पर बी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे, और ऑफलाइन बिजनेस कौन देखने वाले हैं, ए भी देखने वाले हैं। बट इन्होंने देखा कि ये जो शॉप डल रही है ना, इसमें करीबन मान लीजिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कितने का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, 10 करोड़ रुपए का। इतना पैसा ना तो बी के पास था और ना ही ए के पास था। तो फिर ये क्या गए, अपने एक और फ्रेंड के पास गए जिसका नाम है मिस्टर सी। मिस्टर सी काफी धनी व्यक्ति हैं, बहुत पैसा है इनके पास। तो इनके पास ये दोनों लोग गए कि मिस्टर भाई, हम एक बिजनेस चालू कर रहे हैं,
क्या तुम हमारे पार्टनर बनोगे? तो मिस्टर सी ने कहा देखो मेरे पास पैसे तो कोई कमी नहीं है, पर मैं आपके व्यापार में क्या करूंगा, सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, आप बोलोगे पैसा लगाने का तो मैं पैसा आपके साथ लगा दूंगा, बट मैं व्यापार में प्रॉफिट ले लूंगा और बिजनेस में पैसा लगा दूंगा क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। तो ये दोनों एग्री हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मिस्टर सी ने 10 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। क्या मिस्टर सी संचालन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो अब यहाँ पर व्यापार कौन संचालन कर रहा है? यहाँ पर व्यापार संचालन कर रहे हैं बी और ए। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति ही व्यापार संचालन करते हैं। मतलब यहाँ पर अब कितने लोग हैं एक्चुअली देखा जाए तो एबीसी 3 हो गए। अब एबीसी 3 में संभाल कौन रहा है? बी और ए ही संभाल रहे हैं। तो साझेदारी सब लोग भी संभाल सकते हैं, मतलब एबीसी जितने भी साझेदार हैं सब लोग मिलकर के व्यापार संभाल सकते हैं, या उनमें से समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति भी संभालता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसमें डिफाइन हो जाता है कि हम सबकी तरफ से कौन संभालेंगे, मिस्टर बी संभालेंगे, मिस्टर ए संभालेंगे। तो ये बात यहाँ पर लिखिए, समझ में आया? अब साझेदारी की विशेषताओं पर बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है साझेदारी की। एकदम इजी पॉइंट है, समझते जाइएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जहां से पूछने के चांसेस होंगे मैं आपको वहां हाईलाइट करते जाऊंगा, और जहां जहां आपको भी लगे कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पिक कर सकता है, समटाइम्स क्या होता है कि हम भी जब पढ़ते हैं ना तो हमारा भी एक मन या हमारा भी माइंड बातों को बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कभी भी जब आप पढ़ें और आपको ऐसा लगे तो आप उसे भी जरूर से नोट कर लें, हाईलाइट कर लें अपने नोट्स में, या उसे नोट कर लें अलग से कि हाँ ये पॉइंट पर एग्जामिनर क्वेश्चन पिक कर सकता है। तो उससे होगा क्या कि आपके क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे बन पाएंगे। चलिए तो बात करते हैं साझेदारी की विशेषता। अब साझेदारी की विशेषता पर बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब कितने व्यक्ति मिनिमम होना चाहिए एक साझेदारी में। मिनिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 2 व्यक्ति हो सकते हैं। मिनिमम 2 व्यक्ति से कम अगर कोई होगा तो क्या वो साझेदारी बन सकती है? तो वो साझेदारी नहीं बन सकती। मतलब मिनिमम कंपलसरी व्यक्ति कितने होना चाहिए? मिनिमम कंपलसरी व्यक्ति जो हमें न्यूनतम चाहिए अनिवार्य किसी भी साझेदारी को बनाने के लिए कंपलसरी, तो उसका आंसर है 2। 2 से कम व्यक्ति होंगे तो क्या हम साझेदारी बना सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो मिनिमम कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सामान्य व्यापार में अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी है? 50। ध्यान रखिएगा ये लिमिट चेंज हुई थी, है ना। क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए, है ना। ये एक हॉट टॉपिक क्वेश्चन है, पूरा साझेदारी एक हॉट टॉपिक होता है एग्जाम में। तो कभी भी साझेदारी को हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, कितने भी क्वेश्चन यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं, कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। साझेदारी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक होता है। तो जब भी अगर साझेदारी सिलेबस में है तो आपका प्रयास होगा कि आप उसे प्रॉपरली कवर करें, अच्छे से समझ के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि एक साझेदारी ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर करने के उसके पास क्या होते हैं, जगह होती है, उसके पास चांसेस होते हैं। तो यहाँ से वो ज्यादा क्वेश्चन पिक कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी एग्जाम में साझेदारी आपके अंदर है सिलेबस में, तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से कवर करना है, मतलब उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मिनिमम जो चैप्टर है उनमें सबसे हॉट टॉपिक जो है साझेदारी है। तो अब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो मतलब मिनिमम कितने व्यक्ति होना चाहिए? मिनिमम 2 व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, ए और बी कितने थे? मिनिमम 2 थे। फिर बाद में क्या हुआ, सी को भी ले लिया, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब हमारे इसमें एग्जाम्पल में कितने थे? 3 व्यक्ति थे। तो साझेदारी की स्थापना के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। साझेदारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, किस धारा के अनुसार? धारा 41 के अनुसार, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एक बार देख लें धाराओं को, धाराएं लेस इंपॉर्टेंट है बट एक बार देख लीजिएगा। मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि साझेदारी टॉपिक पर एग्जामिनर धाराओं के ऊपर, सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ये चांसेस कम है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण, मतलब क्या हुआ, या तो वो मर गया, साझेदार क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, या क्या हो गया, उसने रिटायरमेंट ले लिया, अवकाश ग्रहण कर लिया साझेदारी से, या क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के कारण साझेदारी संस्था में, मतलब जो फर्म है उसमें साझेदारों की संख्या क्या रह गई है? केवल 1 रह गई है। मतलब कितना साझेदार रह गया है? केवल 1 ही साझेदार हो गया है। किस किस कारण से हो गया ऐसा? देखिए, या तो वो साझेदार की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, या उसने रिटायरमेंट ले लिया है, या क्या हो गया है, साझेदार दिवालिया हो गया। कोई भी व्यक्ति दिवालिया कब होता है? तो इंसॉल्वेंट जिसे हम कहते हैं, तो वो कब होता है? जब वो अपनी दायित्व को चुकाने में क्या हो जाए? असमर्थ हो जाए। अपने दायित्व को चुकाने में असमर्थ हो जाने का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर लाइबिलिटियां ज्यादा हो और उसके पास असेट्स कम हो। अब लाइबिलिटी ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि उसके पास मान लीजिए
1,000 रुपए उसे लोन में चुकाने हैं। कितने लोन में चुकाने? 1,000 रुपए उसे लोन के चुकाने हैं। और उसके पास जो असेट बची हैं, जो संपत्तियां हैं, जो असेट्स हैं, वो कितनी है? जो उसके पास असेट्स हैं वो कितनी है? वो है 500 रुपए की ही। कितने की है? 500 रुपए की ही है। तो उसके पास कितने कम है? 500 रुपए उसे और देना पड़ रहे हैं। मतलब इसको ऐसे देखिए कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आपकी जेब में केवल 500 रुपए हैं और आपको लोगों को पैसे कितने देने हैं? 1,000 रुपए देने हैं। तो ये क्या है? ये स्थिति है कि आप अपने दायित्वों का पूरा भुगतान नहीं कर रहे, 500 रुपए आपके पास कम है। तो जब ऐसी स्थिति किसी इंडिविजुअल के केस में आती है तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट के पास अपनी अर्जी लगाते हैं, या बाकी लोग पहुंच जाते हैं कि सर ये हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं? फिर कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है, दिवालिया घोषित कर देते हैं कि भैया ये अपने दायित्व को चुकाने में असमर्थ हैं, अब इनसे 500 रुपए ले लो। और जो लोग 1,000 रुपए मांग रहे थे उनके बीच में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। जैसे अभी कितना दिख रहा है? 500 रुपए 1,000 रुपए के अपेक्ष में, मतलब 50% ही उसके असेट्स हैं। तो जो 1,000 रुपए मांग रहे हैं सारे लोग, उनको उनके पैसे कैसे दे दिए जाएंगे? 50% पैसे हर एक व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। मतलब जो इस लोन में 1,000 रुपए में जो जो लोग शामिल होंगे उनको उनके दायित्व, जो उनका हक बनता था उसका 50% इसको दे दिया जाएगा। और जो व्यक्ति से मांग रहे थे उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब दिवालिया घोषित करने का मतलब ये होता है कि अब उस व्यक्ति के पास जाकर के व्यक्ति पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि अब उसने, कोर्ट ने बोल दिया कि भैया जो पैसे थे उसने दे दिया है। और अब इस व्यक्ति के पास क्या होता है? कोई भी संपत्ति नहीं बचती। तो इस कारण से क्या हुआ? इस रीजन से हमारे सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 1 हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? साझेदारी का अनिवार्य रूप से क्या कर दिया जाता है? विघटन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अनिवार्य रूप से साझेदारी का विघटन कर दिया जाता है। मिनिमम साझेदारों की संख्या कितनी है? 2 है। मैक्सिमम कितनी है? 50 है। ध्यान रखिएगा, 50 और मिनिमम 2। चलिए अब लाभों का विभाजन, जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब हमने शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पर समझा था कि यहां पर जो हमारा एग्जांपल था, इसमें दोनों लोग मिल गए थे, बी और ए मिल गए थे, और उन्होंने अपना अपना व्यापार संभाल लिया था। और क्या कहा था कि जो भी प्रॉफिट होगा हम क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो क्या होगा? डीम्ड होगा कि दोनों लोग कैसे बांटेंगे? हाफ हाफ बांटेंगे। या अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर रखा हो, जैसे यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट था, तो उसमें अगर लिखा हो, यहाँ पर मान लीजिए जैसे 1-1 लिखा था, तो 1-1 मान लीजिए 2:3 का रेशो बना दिया उन्होंने, तो फिर कितने में बांटेंगे? वो 2:3 के रेशो में बांटेंगे। तो जो भी इनके द्वारा क्या होगा? साझेदारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस अनुसार लाभों का क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग हम उस हिसाब से बांट लेंगे। तो साझेदारी व्यवसाय से उत्पन्न लाभों का विभाजन एक निश्चित अनुपात में साझेदारों के बीच होना आवश्यक है। अब निश्चित अनुपात जो उन्होंने डिफाइन करा, अगर कुछ नहीं कहा होगा तो फिर क्या सामान्यतः क्या मानते हैं? 1:1, मतलब बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया है तो फिर क्या है? अगर उन्होंने डिफाइन कर दिया है तो उस अनुपात में बांटेंगे। जैसे उन्होंने ये लिख दिया है कि हम 3:2 में बांटेंगे। ए ने कहा कि मैं 2 भाग लूंगा, बी ने कहा मैं 3 भाग लूंगा। तो फिर क्या होगा? जो भी प्रॉफिट होगा हम कैसे बांटेंगे? इनको 3:2 में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट क्या होता? प्रॉफिट होता 50,000। कितने का प्रॉफिट होता? प्रॉफिट होता 50,000 का। तो अगर कुछ नहीं बोलते तो हम क्या करते? बराबर बराबर में बांट देते। मतलब कितना कितना बांट देते कि 25,000 ए को मिल जाते और 25,000 ही किसको मिल जाते? 25,000 ही बी को मिल जाते। अब अगर इन्होंने डिफाइन कर दिया, जैसे उन्होंने साझेदारी संलेख में लिख भी सकते हैं, तो उन्होंने लिख दिया, कितना लिख दिया? 2:3 लिख दिया। तो फिर क्या होगा? फिर जो 50,000 का प्रॉफिट है उसको क्या बांट दिया जाएगा? जो डिफाइन करा हुआ है उस अनुपात में हम बांट देंगे। तो क्या डिफाइन करा हुआ है? तो डिफाइन करा हुआ है 2:3। तो मतलब क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए किसको मिल जाएंगे? 20,000 रुपए मिल जाएंगे ए को, और 30,000 रुपए मिल जाएंगे बी को। क्या हो जाएगा? 20,000 रुपए बी को और 30,000 रुपए ए को मिल जाएंगे। तो ये डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है? ये पूरी तरह से साझेदारी संलेख में डिफाइंड है। तो ये निश्चित अनुपात में, अब यहाँ पर क्या निश्चित अनुपात किया हुआ था? 2:3 निश्चित अनुपात। तो निश्चित अनुपात में हमने क्या करा? लाभों का विभाजन कर दिया। बीच होना आवश्यक है। लाभों के विभाजन का अनुपात साझेदारों के बीच आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। अब जैसे निर्धारित होता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए और बी ने क्या करा था? एक रेशो डिफाइन कर लिया था, और उस रेशो का क्या डिफाइन करा था उन्होंने? अनुपात 2:3 को। तो उस अनुपात में कर लिया। साझेदारों के बीच अनुबंध, अब मतलब इनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या हुआ था
एग्रीमेंट कैसा था दोनों के बीच में, बी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट था वो कैसा था, वो गर्भित एग्रीमेंट था। मतलब दोनों ने बैठ करके, क्या ए और बी ने दोनों बैठ करके एग्रीमेंट डिफाइन करा था कि देखिए मैं ये काम करूंगा, मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, फिर जो प्रॉफिट होगा वो बांटा जाएगा। नहीं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने क्या करा, आपस में व्यापार करा, दोनों को एक दूसरे पर क्या था, पूरा विश्वास था। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट में जिस दोनों लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर मौखिक एग्रीमेंट है। दोनों एक दूसरे की बातों पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, जब कोई एक फॉर्मल संलेख नहीं लिखा जाता है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है, गर्भित एग्रीमेंट। ठीक है, मौखिक एग्रीमेंट हम कहते हैं। समझ में आया बात। साझेदारों के आपसी संबंध क्या है, एक संविदा द्वारा स्थापित होते हैं। एक संविदा द्वारा स्थापित होते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट द्वारा। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, मतलब धारा 5 ने साझेदारी संलेख को या संविदा को डिफाइन किया हुआ है, एग्रीमेंट को डिफाइन किया हुआ है, अनुबंध को डिफाइन किया हुआ है। तो वो क्या है, द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, यह अनुबंध कैसा हो सकता है, यह अनुबंध या तो लिखित हो सकता है, मतलब प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम, उसमें एक एक बात लिख देंगे कि ये डॉक्यूमेंट लिख देंगे, और इसमें एक एक बात लिख देंगे कि ये है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी, और चीजों को डिफाइन कर देंगे कि क्या परसेंटेज हम बांटेंगे, लाभ कैसे बांटा जाएगा, लाभ और हानियों को कैसे बांटा जाएगा, आहरण पर किस रेट से ब्याज लिया जाएगा, आहरण कितना किया जा सकता है, लोन किस प्रकार से लिया जाए, लोन अगर कंपनी साझेदारी फर्म लेगी तो उस पर क्या ब्याज देगी। तो ऐसे हर एक बात को लिख दिया जाता है, तो फिर वो लिखित एग्रीमेंट हो जाता है। जब इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, तो फिर वो क्या होता है, मौखिक भी हो सकता है। मौखिक मतलब दोनों लोग मिले और उन्होंने बात की कि हाँ ऐसे ऐसे किया जा सकता है, वो है। अब व्यवसाय का संचालन, मतलब जो बिजनेस है उसका कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। व्यवसाय का संचालन जो है, हमारा बिजनेस है, उसको कैसे हम प्रॉपरली ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे। तो देखिए मैंने जैसे कि कहा समझ में आया। तो व्यवसाय का संचालन, तो व्यवसाय का संचालन किसी के भी द्वारा, मतलब या तो एक व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या लिया था कि बी, ए और सी को हमने बाद में ले आए थे क्योंकि हमें पैसों की ज्यादा जरूरत थी। तो हम सी के जो इनका फ्रेंड थे उनसे भी बात की, फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं 10 करोड़ दूंगा। पर सी ने क्या कहा था कि मैं देखो व्यवसाय नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पैसे में दे सकता हूँ, प्रॉफिट में ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मैं, बट आप ये कहेंगे कि मैं बिजनेस संभालू तो मैं नहीं संभालूंगा। ए और बी भी इस बात से एग्री हो गए। तो अब इस साझेदारी में क्या हो रहा है, व्यापार कौन चला रहे, बी और ए ही चला रहे हैं। क्या सी चला रहे, नहीं चला रहे। पर ऐसा भी हो सकता है कि सब तीनों लोग मिलकर के चलाते, सी भी कहे कि हाँ मैं भी व्यापार में पार्टिसिपेट करूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब साझेदारी क्या कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर के चला सकते हैं या कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। तो वही बात की जा रही है कि व्यापार का संचालन या तो कोई एक करेगा या सभी लोग मिलकर के कर सकते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा, मतलब हर एक ऑल पार्टनर करेंगे, या उनमें से कोई एक या एक से अधिक साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। मतलब एक, जैसे अभी क्या हो जाए, ए ही करे, हमारे एग्जाम्पल में जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें कौन करे, ए ही करे। सभी साझेदार मतलब ए, बी और सी, और क्या होगा, ए ही करे या एक से ज्यादा। मतलब यहां पर हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, ए और बी दोनों संभाल रहे थे, तो एक से ज्यादा साझेदार द्वारा किया जा सकता है। जैसे कौन करेंगे, अभी हमारे जो एग्जाम्पल था उसमें ए और बी दोनों व्यापार का संचालन कर रहे थे, जबकि सी जो है वो व्यापार में संचालन में भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने केवल कैपिटल दी और जो उससे फिर प्रॉफिट आ रहा था पूरे पार्टनरशिप फर्म में, उसमें अपना रेशो ले रहे थे। समझ में आई बात। तो व्यवसाय का संचालन, ठीक है। असीमित दायित्व, ठीक है। असीमित दायित्व का मतलब, असीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी का मतलब क्या हो कि जो भी साझेदार होते हैं, जो भी पार्टनर होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जिसे कहते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं जिसे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अब लिमिटेड नहीं होने का मतलब यहां पर क्या होता है कि अगर आप कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा आपने, या कंपनी अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं, क्या पाते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी यहां पर लेते हैं, और फिर अनलिमिटेड का भी एग्जांपल लेते हैं कि ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर इशू करे। इस कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर इशू करे। कितने रुपए वाले शेयर इशू करे इस कंपनी ने, तो इस कंपनी ने अपना एक शेयर इशू करा जिसकी फेस वैल्यू, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं, वो कितना है, वो है 100 रुपए। तो ए लिमिटेड ने अपना एक शेयर इशू करा, कितने का इशू करा, 100 रुपए फेस वैल्यू वाला एक शेयर इन्होंने इशू करा, ठीक है। ये है कौन, ये है राहुल, ठीक है।
राहुल। तो राहुल ने क्या करा, ये राहुल जी गए और इन्होंने इस शेयर को ए लिमिटेड का खरीदा, ये ए लिमिटेड का। तो अब ए लिमिटेड ने अभी राहुल से कहा कि देखिए 100 रुपए का तो शेयर है, पर राहुल जी हम एक साथ पूरे पैसे नहीं लेंगे, आप अभी पहली जो एप्लीकेशन के साथ कितने पैसे दे दीजिए हमें, एप्लीकेशन के साथ 50 रुपए दे दीजिए। कितने दे दीजिए, 50 रुपए। तो राहुल जी ने इनको कितने दे दिए, 50 रुपए दे दिए। राहुल जी के पास ये कंपनी का शेयर आ गया जिसकी अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य था 100 रुपए। तो अब राहुल जी को देना कितना बाकी है, राहुल जी को देना बाकी है 50 रुपए इस शेयर पर। ठीक है, ये राहुल जी को इतना देना बाकी है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ए लिमिटेड क्या हो गई, ए लिमिटेड का दिवालिया निकल गया। ए लिमिटेड का क्या हो गया, दिवालिया हो गई ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की लाइबिलिटी आ गई ए लिमिटेड के ऊपर। अब ए लिमिटेड को कितने पैसे देना बाकी हैं, तो देखिए ए लिमिटेड के पास जो असेट थी ना, वो थी केवल कितने की, वो थी मान लीजिए 20 करोड़ की। कितने की थी, 20 करोड़ रुपए की थी। कितने की थी, 20 करोड़ की। जबकि इनके ऊपर जो लोन थे वो कितने के थे, वो लोन थे 100 करोड़ रुपए के। कितने के लोन थे, 100 करोड़ रुपए के। और जो राहुल है ना, राहुल वो काफी अमीर है, मतलब उनका बहुत नाम है। इनके पास कितना पैसा है, तो इनके पास है 500 करोड़ की संपत्ति। कितने की है, 500 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस कंपनी ए लिमिटेड के पास तो 20 ही करोड़ है, जबकि इनको लायबिलिटी कितनी है, 100 करोड़ की। मतलब 80 करोड़ क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। 80 करोड़ और मांगना है। तो ये जो 80 करोड़ कम मांगने हैं, क्या इसे राहुल से मांगा जा सकता है, तो नहीं मांगा जा सकता। केवल राहुल से कितने रुपए मांग सकती है कंपनी, तो 50 रुपए मांग सकती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक शेयर खरीदा था, वो 100 रुपए का था, वो 50 रुपए दे चुके थे। तो उनकी लायबिलिटी अब कितनी रह गई है, केवल इस 50 रुपए जो देना बाकी है 100 में से 50 रुपए, केवल इतनी ही लायबिलिटी है, केवल इतनी ही लायबिलिटी है। भले ही कंपनी को 100 करोड़ रुपए अभी भी देना, 80 करोड़ रुपए अभी भी लोगों के देना बाकी है, कंपनी का दिवालिया निकल गया है, पर राहुल की जिम्मेदारी केवल कितनी है, इस 50 रुपए तक सीमित है, केवल 50 रुपए तक सीमित है। तो ये जो राहुल की लायबिलिटी 50 रुपए तक सीमित है ना, इसे ही कहा जाएगा सीमित लायबिलिटी। सीमित लायबिलिटी मतलब राहुल को कोई मतलब नहीं कि कंपनी को कितने पैसे देना है, कंपनी को कितने कम पैसे पड़ रहे हैं, राहुल के पास कितने, भले ही राहुल के पास 500 करोड़ की ही संपत्तियां क्यों ना हो, पर राहुल की जिम्मेदारी कितनी है केवल कंपनी के प्रति, और वो है 50 रुपए की। कितने की है, केवल इस 50 रुपए की ही। तो ये जो 50 रुपए की दायित्व ही केवल राहुल के ऊपर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है सीमित दायित्व के कारण। किसके कारण आ रहा है, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी के कारण। किसके कारण आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी के कारण। तो ये हुआ लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। तो समझ में आया लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट। अब हम समझते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो फिर आपको ये सारी बातें समझाने का केवल तात्पर्य ये होता है कि जो थ्योरी लिखी है आप उसको लिंक कर लेंगे, तो फिर आपको पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा और फिर आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये है ए, जो हमारा एग्जाम्पल चला रहा है उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, बी, और ये है सी। तीनों लोग थे, ये तीनों ने फर्म बनाई अपनी। तो अब फर्म के ऊपर क्या था, दायित्व था। अब जैसा मैंने कहा था कि सी जो बहुत अमीर व्यक्ति, उनके पास बहुत पैसे है ना, और उन्होंने 10 करोड़ रुपए भी दे दिए थे और कहा था कि देखो मैं व्यापार नहीं संभालूंगा, मैं तो आपको पैसे दे देता हूं, आप बिजनेस अच्छे से करो और मेरे को जो प्रॉफिट हो वो दे देना। बट क्या हुआ, बी, ए और बी ईमानदारी से व्यापार तो करा, बट इनसे हुआ नहीं, और उसमें हो गया क्या, लॉस। उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब फर्म के ऊपर लोन कितना आ गया, फर्म के ऊपर कितना दायित्व है, तो वो दायित्व है 100 करोड़ का। कितने का दायित्व है यहां पर समझिएगा, 100 करोड़ का। जबकि फर्म की असेट कितनी है, फर्म की असेट केवल है 70 करोड़ की। कितने की है, 70 करोड़ की है। तो अब फर्म को कितने पैसे देना अभी भी बाकी है, 70 करोड़ की असेट है, लायबिलिटी है, लोन है, वो है 100 करोड़ की, लायबिलिटी है 100 करोड़ की। तो अभी भी फर्म को देना निकल रहा है, वो कितना निकल रहा है, 30 करोड़ रुपए। तो अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए इनके पास एक अपनी अपनी टोटल जो असेट है उसका टोटल कितना हो रहा है, तो देखिए तीनों बराबर के अनुपात में बांटते हैं। बराबर के अनुपात में मतलब 1:1:1 के रेशो में क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस बांट लेते हैं। अब जो ए है, ए के पास तो पैसे पहले ही कम थे, क्योंकि उनका व्यापार के लिए जब भी तो उन्होंने बी और सी को लिया था,
तो इनके पास केवल कितने हैं, 1 करोड़ रुपए। कितने हैं, 1 करोड़ रुपए। बी थोड़े सक्षम थे बट उनके पास भी कितने हैं, 5 करोड़ रुपए। कितने हैं, 5 करोड़ रुपए। चलिए 4 ही कर लीजिए इसको। कितने हैं इनके पास, 4 करोड़ रुपए की टोटल असेट है बी के पास। बट जो सी थे, मैंने कहा था सी के पास बहुत पैसा है, तो सी के पास है भी। सी के पास कितने की संपत्ति है, टोटल 100 करोड़ की संपत्ति है। तो अब क्या होगा, अब ईमानदारी से 30 करोड़ का प्रॉफिट क्या होना था कि 10 करोड़ किससे लेना थे, ए से लेना थे, 10 करोड़ बी से लेना थे, और 10 करोड़ ही किससे लेना थे, सी से। बट ए के पास तो कितने पैसे बचे हैं, 1 ही करोड़ है। तो जो 9 करोड़ का ये बचा हुआ पैसा है ना, जो ए नहीं दे पा रहा है, और जो 6 करोड़ का पैसा ये नहीं दे पा रहे अपने हिस्से के, ये दोनों ही दोनों कौन देगा, ये दोनों देंगे 15 करोड़ रुपए। ये भी कौन देंगे, ये भी देंगे सी। मतलब सी से कितने पैसे ले लिए जाएंगे, ओवरऑल 25 करोड़ रुपए ले लिए जाएंगे। और अगर तो देखिए, देखने वाली बात क्या है, यहां पर ये फर्म की लायबिलिटी जो 30 करोड़ थी, इसको चुकाने के लिए देखिए ए का सब कुछ बिक गया। ए के पास टोटल संपत्ति कितनी थी, 1 करोड़ की, वो सारी दे दी। बी की सारी संपत्ति बेच दी। सी के पास पैसे बचे थे, तो देखिए उससे कितने ले लिए, 25 करोड़ ले लिए, जबकि वो ईमानदारी से कितना देने वाला था, 10 करोड़। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि इनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी बेच दी गई। देखिए ए के पास अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, बी के पास कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब इनके जो घर थे, इनकी जो पर्सनल असेट थी, वो भी बेच दी गई। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। समझ में आई बात। और दूसरा एक है कि देखिए ये लाइबिलिटी कैसी थी, 30 लाख रुपए की, सब की लाइबिलिटी किसकी थी, ए बी सी तीनों की। तो इसे क्या कहा जाता है, सामूहिक लाइबिलिटी। क्या कहा जाएगा, सामूहिक दायित्व। और इस सामूहिक दायित्व को सबको मिलकर चुकाना है। मतलब ए सी यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे 10 करोड़ लो और बात खत्म करो, मेरे 10 करोड़ का हिस्सा था ना, मैं मेरे 10 करोड़ दे रहा हूं ना, ये 15 करोड़ ए और बी से मांगो, मेरे पास नहीं। तो इनका ये जो 30 करोड़ की लाइबिलिटी थी ना, वो कैसी लाइबिलिटी थी, सामूहिक लाइबिलिटी, कुमुलेटिव लाइबिलिटी थी। तीनों लोग मिल करके चुकाएंगे। तो अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे ए कम चुका पा रहा है, बी कम चुका पा रहा है, तो इनके हिस्से भी कौन चुकाएगा, इनके हिस्से भी सी को देने पड़ेंगे। इनका पेमेंट भी कौन करेगा, सी भी करेगा। तो समझ में आया। तो इसलिए इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, असीमित दायित्व। तो व्यवसाय के साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है। साझेदारी संस्था के ऋणों का भुगतान करने के लिए साझेदारी संस्था का प्रत्येक सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, मतलब देखिए यहाँ पर इनकी व्यक्तिगत संपत्ति, जो इनकी असेट थी, जो इनका घर था, वो सब बिक गया। किसके लिए, जो फर्म का लोन था उसको चुकाने तक। सीमित सीमा तक भुगतान के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसकी, साझेदार की व्यक्तिगत सीमा तक। मतलब प्रत्येक साझेदार जो है उसकी व्यक्तिगत सीमा तक, व्यक्तिगत संपत्ति तक। अब जैसे मान लीजिए यहां पर सी क्या कहता है, सी ये कहता है कि भैया ए जो है ना, उसके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, पर ए की जो वाइफ है ना, मिस्टर ए, मिसेस ए, जो मिसेस ए है ना, उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, और वो बंगला उन्होंने खरीदा है, मिसेस ए ने खरीदा। मतलब मिस्टर ए की वाइफ जो है, उनके पास एक बंगला है, और उस बंगले की कीमत कितनी है, 50 करोड़ है, जो उन्होंने खुद ने खरीदा है। किसने खरीदा है, वाइफ ने। किनकी वाइफ ने, ए की वाइफ ने। तो ये किसकी संपत्ति है, ये जो बंगला है 50 करोड़ का, ये मिस्टर ए की जो वाइफ है उनकी पर्सनल एसेट है, मतलब उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो क्या इस पर साझेदार का अधिकार होगा, तो इस पर साझेदार का अधिकार थोड़ी ना, ये तो किसकी है, उनकी वाइफ की संपत्ति है। समझ में आई। तो व्यक्तिगत संपत्ति मतलब जो इन व्यक्तियों की अपनी है, मतलब इन्होंने अपनी क्षमताओं से अपने नाम पर, जो है इनके नाम पर संपत्ति है, जो कि इनके नाम पर है, ए बी सी तीनों के नाम पर है, जो इन्होंने अपने प्रॉफिट से, अपनी मेहनत से पैसे से कमाई है, जो इनके खुद की अर्जन से मिली है, तो वो वहां तक क्या होगा, ये साझेदारी की दायित्व चुकाने के लिए लायबल होंगे। क्या वाइफ अगर ए की है, उसके पास कोई संपत्ति है, तो वो किसकी संपत्ति है, उनकी वाइफ की खुद की संपत्ति है, वो ए की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो उनकी वाइफ की पर्सनल सेट है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे वाइफ जो है मिस्टर ए की, इनके पास 50 करोड़ का एक बंगला है, तो क्या उससे इसका पेमेंट करवा देंगे, तो नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ गई। अब अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो आपका शेयर है, यहाँ पर अंशों का मतलब क्या है, जो आपका शेयर है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि ए बी और सी 3 लोग थे, ए बी सी तीनों लोग थे, तो यहाँ तीनों लोगों का क्या था, 1:1:1 का रेशो था। तीनों का क्या था, 1:1 का रेशो था। तो यहाँ पर जो 1:1 का तीनों का रेशो है ना, तो
ये जो ए अगर ये चाहे कि मैं अपना जो शेयर है मतलब जो एक भाग जो मेरे पास है मैं किसी नए व्यक्ति को ट्रांसफर कर दूं, जैसे मान लीजिए मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दूं, किसको ट्रांसफर कर दूं, मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दूं, तो ये कब कर पाएंगे मिस्टर जे को ट्रांसफर, मिस्टर जेड को कब ट्रांसफर कर पाएंगे, जब बाकी साझेदार कहेंगे, मतलब बाकी साझेदार क्या कहेंगे कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफर, क्या नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाकी साझेदारों का क्या लेना पड़ेगा, इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनकी बातें उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यही केस अगर कहाँ होता, कंपनी का होता, किसका होता, कंपनी में होता, और मिस्टर ए वहां के क्या होते, अंशधारक होते, मतलब शेयर होल्डर होते, तो ये अपने अंश किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर आसानी से कर सकते, इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर एक आप किसी कंपनी के क्या हो, साझेदार हो, और आपके पास दो अंश मतलब जो शेयर है, जैसे इक्विटी शेयर है ना, तो इक्विटी शेयर है, तो आप उस इक्विटी शेयर को अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हो, इसके लिए आपको अन्य अंशधारियों से या कंपनी से पूछने की जरूरत नहीं है, पर साझेदारी फर्म में आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, कंसेप्ट समझ में आया, बढ़े आगे। तो साझेदारी व्यवसाय में किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण, मतलब जो उसके पास जो शेयर है, जो उसका पार्ट है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अंश का हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति से किया जा सकता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाकी साझेदारों से पूछना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि क्या मैं दे सकता हूं, अगर वो कहेंगे यस तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आई। पारस्परिक एजेंसी, अब पारस्परिक एजेंसी का मतलब है म्यूचुअल एजेंसी का दोनों के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। म्यूचुअल एजेंसी का संबंध का मतलब क्या होता है कि यहां पर फर्म जो है, फर्म और जो इनके साझेदार हैं, ठीक है, जो साझेदार हैं उन दोनों के बीच में संबंध कैसा होता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, तो एजेंसी का संबंध होता है। एजेंसी का संबंध क्या होता है, मतलब फर्म के लिए साझेदार क्या होते हैं, मान लीजिए ये एजेंट है तो इसका स्वामी कौन हो जाएगा, इसका स्वामी जो ऑनर होता है, जो एजेंट और प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल हो जाएंगे, या ये प्रिंसिपल ये एजेंट, ये प्रिंसिपल हो जाएंगे तो ये एजेंट हो जाएंगे। और आपस में जो साझेदार हैं वो भी कैसा नेचर होता है, वो भी नेचर कैसा होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का होता है। कैसा है दोनों के बीच में संबंध होता है, साझेदारों के बीच में भी एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, एजेंट प्रिंसिपल का संबंध होने का मतलब, रिलेशनशिप होने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर कोई साझेदार, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई क्या किया, कोई अनुबंध किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने क्या किया, कोई अनुबंध किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो अनुबंध जो मिस्टर ए ने किया ना, उसके लिए पूरी फर्म, जो फर्म है इन तीनों लोगों की, वो फर्म और जो साझेदार है, मतलब कौन साझेदार बचे, बी और सी, ये सारे लोग, मतलब ये सब की सब लोग क्या होंगे, बाइंडिंग होगी। मतलब ये यूं नहीं बोल सकते कि भैया हम नहीं जानते, ये मिस्टर ए ने करा ना, मिस्टर ए को पकड़ो आप जाके, हमारे पास मत आइए, तो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध कैसा है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब अगर कोई अनुबंध ए के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए पूरी कौन जिम्मेदार होंगे, पूरी साझेदारी, फर्म बी और सी सभी लोग मिलकर के जिम्मेदार होंगे। मतलब कोई एक व्यक्ति को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सबके सब लोग पूरी तरह से हर एक काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, म्यूचुअल एजेंसी संबंध कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो बाकी व्यक्ति भी उसके लिए क्या माने जाएंगे, दायी माने जाएंगे, उसके लिए उनको भी उतना ही बाइंडिंग होंगे जितना कि मिस्टर ए बाइंडिंग होता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से, मान लीजिए, इसीलिए आगे डिफाइन भी करा जाता है कि कोई काम करने के लिए आपको बाकी साझेदारों की अप्रूवल नहीं। तो ऐसे क्या हो रहा था, जब भी फिर एक्ट के अंदर बना साझेदारी एक्ट बना और उसके अंदर हर चीज को डिफाइन किया गया। नहीं तो क्या हो रहा था कि कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाए, तो जो साझेदार होते थे वो गलत फायदा उठा लें, इसलिए इसको रोका गया। तो इसको वैसे लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर मिस्टर ए किसी के पास गए और उन्होंने क्या कहा, 10,000 का लोन ले लिया, ठीक है, किसके पास गए, मिस्टर जेड के पास गए और 10,000 का लोन लिया और ये कहा कि हम फर्म के लिए लोन ले जा रहे हैं। तो फिर फर्म बी सी और ए तीनों सभी लोग मिलकर के क्या होंगे, इस 10,000 के लोन को चुकाने के लिए क्या होंगे, दायी होंगे। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि सबके बीच में संबंध कैसा होता है, पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, इस कारण से ये सबके बीच में संबंध होता है। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे। चलिए, इसका मतलब है कि कारोबार सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए कार्य करना।
इस प्रकार यदि कारोबार करने वाला व्यक्ति ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी क्या करता है, वो कार्य करता है ताकि वे प्रधान और एजेंटों के पदों पर स्थायी हों, वे क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। और ये क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया, समझ में आया वो बात, तो ये इसलिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं साझेदारों के रूप में लघु मतलब माइनर। माइनर को क्या आप पार्टनर बना सकते हैं, तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, पर किसके लिए बनाया जा सकता है, केवल प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बना सकते हैं आप, केवल प्रॉफिट के लिए। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक सरल क्वेश्चन है, अगर आपको पता रहेगा तो एक सरल क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आता है, एक ट्रिकी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि साझेदार को जो माइनर होता है, जो माइनर होता है वो माइनर को अनुबंध करने का पावर नहीं होता है, मतलब अनुबंध करने की कैपेसिटी नहीं होती है। क्या कहा जाता है, अनुबंध करने की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी माइनर को क्या कहा जाता है, अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं होता है। ठीक है ना, वहां पर पढ़ते हैं जब हम अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कौन कौन व्यक्ति अनुबंध करने के लिए अयोग्य माना गया है। तो उसमें बोला जाता है कि पागल व्यक्ति, एक दिमागी रूप से पागल व्यक्ति, असक्षम व्यक्ति है, या इंसॉल्वेंट दिवालिया व्यक्ति है, और उसमें फिर कहा जाता है एक माइनर है, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए उसमें कि ये लोग अनुबंध करने के लिए क्या है, योग्य नहीं है। तो माइनर जो होता है वो क्या है, अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं होता है। और हमने इससे सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें ये सबसे पहले बात पढ़ी थी, यहाँ पर आ जाइए वापस से, कि देखिए साझेदारों के बीच अनुबंध, ये वाला पॉइंट, साझेदारों के बीच अनुबंध मतलब सबके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, या तो वो लिखित हो सकता है या वो मौखिक हो सकता है। अब माइनर क्या है, माइनर जो लघु है, जो माइनर है, जो अवयस्क है, क्या वो अनुबंध कर सकता है, तो अनुबंध करने के लिए ही योग्य नहीं है। तो जब कोई अनुबंध ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, साझेदारी हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि या तो साझेदारी के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, चाहे तो वो कैसा हो, लिखित हो या मौखिक हो सकता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में था कि एबीसी दोनों लोग मिले और उन्होंने कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं करा, अपनी बातों के जरिए उन्होंने काम करना चालू किया, तो वहां पर क्या था, मौखिक था। तो किसी भी तरह का अनुबंध तो है ना यहाँ पर, चाहे वो मौखिक है या लिखित है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है कि कोई माइनर मतलब कोई अवयस्क अनुबंध ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक साझेदार को हम, एक माइनर को, अवयस्क को साझेदार बना ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि उसमें अनुबंध करने का ही पावर नहीं होता है। मतलब जिसके पास जो है ही नहीं, आप उससे कैसे मांग सकते हैं। इसको ऐसे देखिए कि आपके पास अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे आप 500 रुपए दे सकते हैं, अब आपके पास 500 रुपए नहीं है, तो आप कहेंगे ना कि सर मेरे पास 500 रुपए ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, तो मैं आपको वो 500 रुपए कहाँ से दूंगी या कहाँ से दूंगा। तो उसी प्रकार से जब एक माइनर के पास क्या है, पावर ही नहीं है, क्या पावर नहीं है, अनुबंध करने का, एग्रीमेंट करने का उसके पास क्या है, पावर ही नहीं है। एक्ट में उसको ये पावर ही नहीं दिया, कौन से एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पावर ही दिया। तो इसलिए एक माइनर को क्या कर सकते हैं, हम साझेदार नहीं बना सकते। बट उसमें फिर एक शर्त जोड़ी गई, क्या शर्त जोड़ी गई, कि केवल लाभों को बांटने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब आप सब बाकी साझेदारों की अप्रूवल ले लो और फिर क्या करो, माइनर को प्रॉफिट के लिए बना लो। अब सवाल ये आता है, कई बार मन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिर जब बात ही ये है कि एक माइनर को प्रॉफिट के लिए बनाना, तो बनाना ही क्यों, रहने दो ना, हम ही ऐसे ही ठीक है, क्यों किसी को प्रॉफिट दो और लॉस नहीं दो, माइनर को बनाओ क्यों। तो इसका एग्जांपल समझने के लिए इसको ऐसे समझिए कि जैसे देखिए ए, बी और सी तीनों लोग मिलकर के ईमानदारी से काम कर रहे थे। सी ने अपने पैसे लगा दिए थे, बी क्या कर रहे थे, बी ऑनलाइन बिजनेस अच्छे से संभाल रहे थे, और ए जो है वो ऑफलाइन बिजनेस और पूरा व्यापार संभाल रहे थे। तो ये कंसेप्ट किसका था, ए का था, है ना। ये हमने देखा था कि एक ही दुकान थी छोटी सी और वो सब, और इनका बिजनेस बहुत अच्छा होने लगा, मतलब तीनों लोग साझेदारी बिजनेस करने लग गए और आज इनका बिजनेस 100 करोड़ का हो गया। बट अभी आपको पता है कोविड आया था, तो कोविड में किसी कारण से क्या हुआ, ऑफलाइन बिजनेस मिस्टर ए चलाते थे, लोगों के संपर्क में आए और ये इस दुनिया में नहीं रहे, ये इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब मिस्टर बी और सी को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, आज जितना बड़ा व्यापार हुआ है सच मायनों में, तो ये व्यापार की नींव किसने रखी थी, मिस्टर ए ने रखी थी। अब इनकी फैमिली में क्या है, तो इनकी फैमिली में इनका एक छोटा सा लड़का है जिसकी उम्र कितनी है, 14 साल है, और इनकी वाइफ थी। ठीक है, वाइफ को कोई वो नहीं था, अनुभव और कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, ठीक है, या इनकी वाइफ भी नहीं रही, केवल क्या है, अब इनका एक माइनर सन है और कोई भी नहीं है।
तो अब सोचिए, अब मिस्टर बी और सी को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, इस बच्चे को भी ये बच्चे का कैसे जीवन चलेगा, इस बच्चे को भी तो पैसे मिलने चाहिए। आज जो इतना बड़ा व्यापार है वो किसका हक है, वो कहीं ना कहीं इस बच्चे के पापा के कारण है, तो इस बच्चे को जरूर से इसका हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अब ये क्या करेंगे, अब ये क्यों इसको एग्रीमेंट में ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली साझेदारी में किसको बनाया गया था, ए को, बट वो ए है नहीं, बी को। अभी ये 14 साल का है, 18 साल का हुआ नहीं, तो क्या ये एग्रीमेंट करने के लिए योग्य है, नहीं, एग्रीमेंट कर नहीं सकता। तो क्या इससे पार्टनरशिप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो ये गलत लग रहा है ना इन तीनों लोगों को। तो लॉ भी इस बात को समझता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि एक माइनर को साझेदार में लाना जरूरी होता है, बट वो समझ ही नहीं है। इस बच्चे को क्या समझ है, 14 साल का बच्चा क्या ही समझेगा व्यापार को। तो कोई इससे गलत फायदा ना उठा ले, इसका गलत फायदा नहीं उठा ले। क्यों गलत फायदा नहीं उठा ले, क्योंकि हम आगे पढ़ के आए कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती। इस बच्चे को लाइबिलिटी का मतलब नहीं पता, 14 साल के बच्चे को, और अकल से साझेदारी में लिया है। तो ऐसा नहीं हो कि अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो बुरे भी तो होते हैं। तो हो सकता है कल से बी और सी इतना लॉस कर ले कि इसके पास जो अपने घर थोड़े बहुत पैसे बचे थे, अपने पापा की थोड़ी बहुत संपत्तियां बची थी, वो भी चलना चली जाए। तो एक्ट ने दोनों तरफ प्रिजर्व करा है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो बनाओ, बिल्कुल प्रॉफिट दो इस बच्चे को, लॉस हो तो आप समझना। तो इसलिए ये एक्सेप्शन डाला गया कि आप बना लो एक क्या बोलते हैं, माइनर को, अवयस्क को अपने व्यापार में साझेदार, बट वो किस लिए बनाओगे, साझेदार को प्रॉफिट के लिए। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कौन बांटेंगे, तो आप बांटिए भैया ए बी सी तीनों के बीच में। मतलब ये जो 14 साल का बच्चा है इसके बीच में, तीनों लोगों के बीच में बांटिए। बट अगर लॉस होगा तो फिर किसके बीच में बटेगा, मतलब 14 साल का ये बच्चा, बी और सी तीनों लोग मिलकर के प्रॉफिट बांटेंगे। बट अगर लॉस हो जाएगा तो फिर कौन लेगा, बी और सी ही उसको लेंगे। तो समझ में आया माइनर को क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट के लिए हिस्सा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती। मतलब इसलिए एक्ट ने क्या डाला, इसमें एक्सेप्शन भी रखा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वहां पर इस बच्चे को पार्टनरशिप में लाना जरूरी था, बट इसके पास वो कैपेसिटी नहीं थी। तो फिर क्या करा, फिर लॉ ने एक्सेप्शन डाला कि ठीक है भैया, इस बच्चे के साथ भी गलत ना हो, और अगर जो अच्छे लोग हैं वो अगर कोई अच्छी नियत से, मतलब एक अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं, तो हमें एक्ट के जरिए उनको रोकना नहीं चाहिए। तो इसलिए एक्ट ने क्या करा, एक्ट में उसके लिए एक्सेप्शन लाया गया। और फिर ये विशेषता है कि माइनर को भी बनाया जा सकता है, पर किसके लिए बनाया जा सकता है, लाभों के लिए ही इन्हें बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। ये इतना आराम से पढ़ने का केवल मेरा यही पर्पस रहता है कि चीजें आपके दिमाग में घर कर जाएं, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। क्योंकि एक बार जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको बस एक बार पढ़ना रहेगा और चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ में आया ये पूरा, चलिए। के लिए स्वीकृत किया जा सके तो उसे फर्म में हानियों को साझी के लिए नहीं बनाया जा सकता। मतलब अगर लॉस होगा तो फिर कौन बांटेंगे, बी और सी ही बांटेंगे। केवल प्रॉफिट के लिए ही आप अवयस्क को क्या बना सकते हैं, साझेदार बना सकते हैं। न्यूनतम कितने साझेदार होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ड्राफ्ट करके पूछ सकते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान रखिएगा कि अधिकतम साझेदारों की संख्या किस एक्ट में डिफाइन की गई है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकतम साझेदार, मतलब मैक्सिमम पार्टनर हैं किसी साझेदारी फर्म में, तो उसकी जो नंबर ऑफ पार्टनरशिप, जैसे साझेदार 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो ये किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा, कंपनी अधिनियम। कौन सा आंसर होगा, कंपनी अधिनियम 1913। किस धारा में इसे डिफाइन किया गया है, तो 464 धारा कौन सी है, 464 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मैक्सिमम कितने पार्टनर आप रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। मतलब एक्ट के अंदर मैक्सिमम लिमिट क्या बोल रखी है, 100 बोल रखी है। बट फिर रूल में डिफाइन किया हुआ है। कौन से रूल में, रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंतर्गत स्पेसिफिक लिमिट दी गई है। वो कितनी दी गई है, 50 दी गई है। मतलब एक्ट में तो मैक्सिमम कितनी है, एक्ट में 100 तक। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा करके कहां तक ले जा सकती है, एक्ट के अनुसार अगर हम चलेंगे तो वो ले जा सकती है 100 तक। कहां तक ले जा सकती है, एक्ट के अनुसार 100 तक ले जा सकती है। ठीक है, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, अभी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कितनी लिमिट दे रखी है, मैक्सिमम दे रखी है 50 की लिमिट। ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट को भविष्य में बढ़ाना होगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी एक नोटिफिकेशन जारी। क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी। अब ये इतनी लिमिट दे करके क्यों रखते हैं,
देखिए हर बार एक्ट को बदलने के लिए आपको पता है पार्लियामेंट में जाता है एक्ट में अगर कोई चेंज करना है, कोई संशोधन करना है तो दोनों पार्लियामेंट में जाता है, दोनों ही सदनों में जाता है, उस पर बहस होती है, फिर वो वहां पर अप्रूव होता है, सब पार्लियामेंट अपनी उस पर मोहर लगाते हैं, हर एक अपनी अप्रूवल देते हैं, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के वो एक्ट क्या होता है, अप्लाई होता है, उसके अमेंडमेंट अप्लाई होते हैं। तो कितना बड़ा एक प्रोसीजर है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या करा है, जो भी एक्ट ला रहे हैं ना नए, उनमें लिमिट बहुत बढ़ा करके रखी हुई है, ठीक है, और नोटिफाई कम करके रखते हैं। अब जैसे मैक्सिमम कितने अभी नोटिफाई है, 100 है, बट अभी लिमिट एक्चुअल में कितनी दे करके रखी है, 50 लोग, मतलब साझेदारी में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। गवर्नमेंट भविष्य में कर सकती है कि इसको जरूरत लगेगी तो वो बढ़ा करके कहां तक ले जा सकती है, 100 तक ले जा सकती है, कि एक और नोटिफिकेशन लाएंगी और बोल देंगे कि अब साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए 150 कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्ट कितना मैक्सिमम लिमिट दे रहा है, 100 की स्पीड, 100 की लिमिट दे रहा है। तो अगर 100 से ऊपर फिर एक्ट करना होगा अगर साझेदारों की संख्या, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक्ट ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है वो कितना है मैक्सिमम लिमिट, वो लिमिट मैक्सिमम है 50, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस एक्ट में डिफाइंड है मैक्सिमम लिमिट, तो वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है ना। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में, कि किस एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट डिफाइन की हुई है। तो क्या होता है, कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कि साझेदारी फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किस एक्ट में डिफाइंड है। तो क्या होता है, साझेदारी जैसे ही नाम सुनते हैं तो हमारे पहले इंस्टिंक्ट जो आती है वो क्या आती है, साझेदारी अधिनियम। तो इसलिए इसको क्या करिएगा आप, ये जो जगह खाली है ना, अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स है तो आप ये जगह जो खाली है ना यहाँ पर अलग से लिख लीजिएगा कि अधिकतम साझेदारों की संख्या कंपनी अधिनियम 2013 में डिफाइन की गई है और वो कितनी है, 50। आप यहाँ पर इसे नोट डाउन करेंगे, इस जगह नोट डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसे नोट डाउन करेंगे और स्टार मार्क करेंगे ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको ये बात पता हो, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 है। वो कहाँ पर डिफाइंड है, वो डिफाइंड है कंपनी अधिनियम 2013 में, ठीक है। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है। चलिए, समझ में आई बात, पूरी विशेषताएं समझ में आई, एक एक बात को समझ में आया आपको। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।